की शुरुआत होती है एक ग्रुप ऑफ व्लॉगर्स केटी, माइक और सैरा के साथ। यूट्यूब पर उनका एक चैनल है अबांडेंट अमेरिका नाम से, जिसमें वो लोग अमेरिका में मौजूद वेरियस हॉन्टेड एंड मिस्टीरियस क्रीपी प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हैं। इससे उन्हें व्यूज तो अच्छा खासा मिल ही जाता है, साथ में उनके एडवेंचरस नेचर को भी सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। इसी सिलसिले में एक दिन वो लोग पहुंच जाते हैं पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से गांव स्लॉटर हिल में। ये गांव ऑलरेडी बहुत ही छोटा था, ओनली 80 पीपल यहाँ पर रहते थे। मगर एक रात वो सारे लोग अचानक से ही इस गांव से गायब हो गए। वो लोग कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, कभी किसी को पता नहीं चला, ना कभी उनकी लाश मिली। तब से लेके आज तक एक घोस्ट टाउन की तरह खड़ा है ये गांव। सब कुछ है यहाँ पर, सिर्फ उन्हें यूज करने वाले लोग नहीं है। और बाहर के लोग यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये जगह कर्स्ड है। शायद इसलिए इस जगह की लोकेशन मैप पे भी क्लियरली मेंशन्ड नहीं है। माइक को यहाँ आने में पूरे 7 घंटे लग गए। वो लोग ऑलरेडी टायर्ड हो चुके थे इस लॉन्ग जर्नी से, लेकिन फाइनली लोकेशन एंड सराउंडिंग्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसे उन्हें चाहिए था। जनरली उनके साथ एक कैमरा पर्सन भी आता है, मगर इस बार उन्हें लास्ट मिनट और कोई नहीं मिला, इसलिए माइक अपने बहन सैरा को ही साथ लेकर आया था। लेकिन वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। एक्चुअली ना उसे केटी पसंद आई थी ना ये जगह। उसने गांव में एंटर करने से पहले ही डेंजर साइन देख लिया था। इस गांव में रात बिताना मना है। भले यहाँ भूत ना हो, मगर पुलिस तो आए क्या चेक करने ना। उसे जेल जाने का कोई शौक नहीं। वो उन दोनों को भी वार्न करती है, मगर वो लोग नहीं सुनते। माइक कहता है उसने पता किया है, यहाँ बस दिन में 2 बार ही रेंजर्स टहल देने आते हैं, वो भी बाहर से ही, अंदर नहीं घुसते, तो उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बातों बातों में वो लोग गांव में एंटर कर जाते हैं और उन्हें अपने सामने दिखता है द क्रिनशॉ फार्म। ये इस गांव का सबसे बड़ा फार्म था। अचानक ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है कॉर्नफील्ड के बीचों बीच से। ध्यान से देखने पर माइक को वहां बहुत सारे स्केयरक्रोस नजर आते हैं, जो देखने में बहुत ही डरावना था। इससे माइक को एक ब्रिलियंट आइडिया मिल जाता है, क्यों ना वो इसी को अपने ओपनिंग शॉट में यूज करे। लेकिन शाम होने वाली थी, उन्हें और भी बहुत कुछ कवर करना था, तो वो लोग अलग होने की डिसाइड करते हैं। माइक केटी और सैरा से कहता है बार्न के अंदर जाके शूट करने के लिए, और खुद भागता है अपना ब्रिलियंट आइडिया एग्जीक्यूट करने। तब तक ऑलरेडी अंधेरा छाने लगा था। केटी और सैरा टॉर्च की रोशनी में किसी तरह सब कुछ रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऐसे में वहां उन्हें एक लड़की का ड्रेस मिलता है, जो देखने में काफी मॉडर्न लग रहा था। 19th सेंचुरी का तो बिल्कुल भी नहीं। सैरा को यह बहुत ही ऑड लगता है, अगर ये जगह अबांडन है तो ये ड्रेस यहाँ कैसे पहुंच सकती है। लेकिन वो जब केटी को बताने जाती है तो वो बहुत ही रूडली रिएक्ट करती है। गुस्से में सैरा भी खुद को संभाल नहीं पाती। वो कैमरा केटी के हाथ में थमाकर खुद वहां से निकल जाती है। एट द सेम टाइम उधर माइक के साथ भी काफी वियर्ड हादसा होता है। वो एक स्केयरक्रो के सामने खड़े रिकॉर्ड कर रहा था, जो अचानक से ही गायब हो जाता है। माइक इधर उधर बहुत ढूंढता है, कहीं गिर गया होगा तो, लेकिन वो स्केयरक्रो कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चलकर कहीं छुप गया है। मगर ये कैसे पॉसिबल है? डर और टेंशन में माइक का पसीना छूटने लगा था। मन में अजीब से ख्याल आने लगे थे, कहीं यहाँ सच में भूत तो नहीं। ऊपर से ठीक तभी उसे अपने आसपास किसी के फुटस्टेप्स सुनाई देने लगते हैं, जिससे वो और ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है वो स्केयरक्रो लौट आया है, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं था। यह सैरा थी। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि अगर यहाँ कोई नहीं रहता तो इतने सारे कॉर्न्स को प्लांट किसने किया? ये अपने आप तो नहीं उग सकते ना। कुछ तो अजीब है यहाँ पर। बहुत ही नेगेटिव वाइब आ रही थी उसे इस जगह से। कंटिन्यूअसली ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है छुपके से। 2 भाई बहन जब यहाँ यही सब डिस्कस कर रहे थे तो उधर बार्न में केटी अकेले सब कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, जो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसकी नजर पड़ती है एक कुल्हाड़ी की तरफ।
जिसके एजेस पर लाल रंग का कुछ लगा था। केटी समझ तो नहीं पाती ये रस्ट है या खून, मगर अचानक ही डर से उसका गला जरूर सूख जाता है। लेकिन ये तो बस एक ट्रेलर था। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, जो इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। केटी को उसी बांध के कॉर्नर में एक बेड दिखता है। आसपास और भी कई सारे सामान पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई रहता है। ये जगह कंप्लीटली अबांडन नहीं है। जैसे ही केटी को ये एहसास होता है, वो भागने की कोशिश करती है, मगर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। उसके पीछे हमें क्रीपी फिगर नजर आता है जो उस पर हमला कर देता है। उसे घसीटते हुए कहीं ले जाने लगता है। केटी उसके हाथ से खुद को बचा नहीं पाती। उसके चीखों से कुछ ही देर में वहां माइक और सैरा भी जा पहुंचते हैं, मगर तब तक जो होना था वो हो चुका था। उनके 1000 बुलाने पर भी केटी कोई जवाब नहीं देती। इधर उधर ढूंढने पर उन्हें उनका कैमरा मिल जाता है और उसके पास ही पड़ा था बहुत सारा खून, जो एक स्ट्रेट लाइन में बांध के कॉर्नर की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो लोग उसे फॉलो करके उस तरफ जाते हैं, डर से उनकी बोलती बंद हो जाती है। उन्हें अपने सामने दिखती है केटी की लाश, जो भयानक दिख रही थी। उसका चेहरा सीवियरली डैमेज था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पागल खूनी ने उसके चेहरे से स्किन ही उखाड़ लिया है। ऐसा नजारा किसी की भी हालत खराब कर सकता था। माइक और सैरा के साथ भी वही होता है, लेकिन खुद को संभालने का वक्त भी उन्हें नहीं मिलता। ठीक इसके बाद ही उन्हें अपने पीछे किसी के घुर्राने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वो लोग पलटते हैं, उन पर वो शख्स हमला कर देता है। ये वही पागल खूनी था जिसने केटी का खून किया था। माइक और सैरा पहले तो समझ नहीं पाते कुछ, ये कोई इंसान है या स्केयरक्रो, क्योंकि वो वहां बिल्कुल किसी पुतले की तरह खड़ा था। बस उसके कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था, केटी का खून। उसे देखते ही माइक और सैरा सब समझ जाते हैं, लेकिन डर से उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके हाथ पैर ही स्टिफ हो चुके थे। जैसे ही वो आदमी उनके तरफ बढ़ने लगता है, ये दोनों भी भागना स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों एक साथ ही भाग रहे थे कॉर्नफील्ड के अंदर से। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था एग्जिट किस तरफ है, लेकिन वो खूनी बिल्कुल कामली चल रहा था। कोई जल्दी नहीं थी उसे, क्योंकि उसे पता था वो लोग कितना ही क्यों ना भाग ले, उसके हाथ से बच नहीं पाएंगे। होता भी वही। माइक और सैरा दोनों ही एक पॉइंट पे बैठ जाते हैं। उनसे और भागा नहीं जा रहा था। उन्हें लगता है वो लोग कैसे छुपकर बच जाएंगे, लेकिन वो खूनी उन्हें ढूंढ ही लेता है। कुल्हाड़ी के एक वार से माइक का सर अलग कर देता है वो। बाकी थी तो बस सैरा। भागते भागते किसी तरह उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है, और जंगल को पार करते ही उसे कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी की हेडलाइट में नजर आती है। ये एक पुलिस कार थी, जिसे देखकर सैरा बहुत खुश हो जाती है। हाथ दिखाकर मदद मांगने की कोशिश करती है, मगर वो उस ड्राइवर को नजर आए इससे पहले ही वो खूनी उस तक पहुंच जाता है और उसे मारकर उसकी बोलती बंद कर देता है। वो गाड़ी बिल्कुल वहीं से पास करती है कुछ सेकंड बाद ही, लेकिन तब तक सैरा की लाश भी वहां से गायब हो चुकी थी। कहीं कोई ट्रेस नहीं था उसका। वो पहुंच चुकी थी कॉर्नफील्ड में, जहां वो पागल उसे एज अ स्केयरक्रो यूज करने वाला था, एग्जैक्टली जैसे उसने बाकी लोगों के साथ किया है। जैसे सुबह होती है, सूरज की रोशनी फील्ड के ऊपर पड़ती है, हम देख पाते हैं पूरा फील्ड ऐसे ही स्केयरक्रोज से भरे पड़े हैं। लेकिन वो कोई पुतले नहीं है, असली इंसान के लाशें हैं, जिनमें माइक, सैरा और केटी की लाश भी शामिल है। जिसे देखकर पहले माइक को बहुत कूल लगा था, अभी वो खुद ही वैसा बन चुका है। भला उसे कैसे पता होगा ये सिली घोस्ट टाउन एक्सप्लोरेशन उनकी जान ले लेगा। इस सीन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि उनसे पहले भी कई लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी होगी, मगर वो कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाए, इसलिए बाहर की दुनिया को इसका राज कभी पता नहीं चला। ये भी हो सकता है कि इस जगह के अबांडन होने के पीछे भी शायद इसी खूनी का हाथ हो। उसने ही मार डाला होगा इस गांव के लोगों को, जिससे वो इस पूरे जगह को ऑक्युपाई कर ले और छुप कर रह पाए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये आदमी आखिर था कौन?
इस फिल्म के एंड में हमें कुछ न्यूज क्लिप्स दिखते हैं जिससे हमें पता चलता है 1956 के आसपास से ही इस गांव में कई तरह के प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगे थे। ड्रॉट, फार्म एनिमल्स की बीमारी, एक के बाद एक चलता ही रहा। गांव में रहने वाले सारे परिवार इसका शिकार हुए सिवाय एक परिवार के जिनका एक रेंशॉ फार्म था। उल्टा इस समय इनकी प्रॉस्पेरिटी दुगनी तेजी से बढ़ने लगी। अब यह कैसे हो रहा था वो किसी को पता नहीं, लेकिन लोगों ने उनके अंदर कुछ चेंजेस जरूर नोटिस किए। मिस्टर एंड मिसेस क्रेनशॉ ने अपने घर से निकलना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। उनके स्किन भी पीले पड़ने लगे थे। इसके बाद एक दिन अचानक ही गांव के सारे लोग गायब हो गए एक साथ। अगर उनकी मौत हुई होगी तो उनकी लाश तो मिलती, लेकिन पुलिस को वहां कोई लाश नहीं मिली, कभी भी नहीं। इनफैक्ट जो भी लोग इसके बाद भी वहां गए वो भी गायब हो गए। ये लाशों का ना मिलना एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी थी। साथ में वो कॉर्नफील्ड तो था ही जो किसी निगरानी के बिना ही फ्लरिश कर रहा था। लोगों ने अलग अलग कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने लगे इसे लेकर, लेकिन असलियत तो सिर्फ वहां जाने वालों को ही पता चलता था। मुझे लगता है मिस्टर एंड मिसेस क्रेनशॉ ने कोई गलत तरीका अपनाया होगा जिंदा रहने के लिए, मे बी कैनिबलिज्म, जिस वजह से उनके शरीर में वेरियस म्यूटेशन होने लगा और उन लोगों ने अपने आप को स्केयरक्रो कॉस्ट्यूम के पीछे छुपा लिया, गायब हो गए बाहरी दुनिया की नजरों से। ये लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं जाते थे, ना बाहर से किसी को आने देते थे, यही नियम था। तो ऐसा ही चलता रहा। जब भी कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता, उनके सीक्रेट को रिवील करने की कोशिश करता, उनका हाल भी वही होता जो आज माइक, केटी और सारा के साथ हुआ है। तो क्या ये जगह हमेशा ऐसे ही रहने वाली है? कभी किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा? गॉड नोस। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल येट थ्रिलिंग स्टोरी है जो मुझे काफी पसंद आई। ये फिल्म सिर्फ 20 मिनट की है, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।